Good morning, students. A very good morning to all of you. Today we are going to discuss the question number 18 of exercise 15.6, which is also based on Bayes theorem. The statement of the question reads like this: in a test, an examinee either guesses or copies or knows the answer to a multiple choice question with 4 choices. There is a multiple choice type question है MCQ टाइप का, ठीक है। और इस मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन में देयर आर 4 ऑप्शंस, 4 गिवन ऑप्शंस इस स्टेटमेंट में गिवन। According to the question, an examinee either guesses or copies or knows the answer to the multiple choice question. 3 ऑप्शन एग्जामिनी के लिए, एग्जामिनी मीन्स जो पेपर दे रहा है उसके लिए दिए गए हैं। एग्जामिनी या तो गेस लगाएगा या फिर एग्जामिनी आंसर को कॉपी करेगा या फिर क्या है कि एग्जामिनी नोज द आंसर टू द क्वेश्चन, ठीक है। एग्जामिनी को उस क्वेश्चन का आंसर आता है। देखो 3 ही पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। कोई भी MCQ टाइप का क्वेश्चन है, या तो आपको क्वेश्चन का आंसर पता होगा। अगर क्वेश्चन का आंसर पता नहीं है और आंसर देना ही है तो 2 ऑप्शन बचते हैं। या तो कोई गेस लगाएगा कि 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हो सकता है, और गेस नहीं लगाएगा तो फिर वो क्या करेगा, फिर वो चीटिंग करके उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेगा। एक तीसरी जो पॉसिबिलिटी हो सकती है वो यही हो सकती है कि एग्जामिनर जो है वो एग्जामिनी जो है वो चीटिंग करके क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करेगा। तो 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। नाउ इट हैज़ बीन गिवन इन द क्वेश्चन दैट ही मेक्स अ गेस इज 1/3। इस बात की प्रोबेबिलिटी की गेस लगाई गई, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको कितनी दे दी? द प्रोबेबिलिटी इज गिवन टू बी 1/3। द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन कॉपीड द आंसर इज 1/6। पर्सन ने आंसर को कॉपी किया, इस बात की प्रोबेबिलिटी दे दी 1/6। अब एक केस बचता है कि उसको उस क्वेश्चन का आंसर आता था। तो अगर क्वेश्चन का आंसर आता था तो प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए? अब हमें पता है ना 3 ही केसेस हैं, 3 में से 2 केसेस की प्रोबेबिलिटी हमारे पास पहले से है। तो तीसरे केस की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्या करें हम? ये हमें पता होता है कि जो 3 ऑप्शंस बनते हैं दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एज वेल एज एग्जॉस्टिव। और क्योंकि ये केसेस एग्जॉस्टिव है तो तीनों प्रोबेबिलिटीज़ का सम होना चाहिए 1। और क्योंकि तीनों प्रोबेबिलिटीज़ का सम होना चाहिए, इसलिए तीसरी जो प्रोबेबिलिटी बनती है उसकी वैल्यू होनी चाहिए 1 -1/3 -1/6। Now let us give names to these events. Let E1 is the event that examinee guesses the answer. हमने मान लिया कि E1 है इवेंट ऑफ मेकिंग गेस। गेस लगाने का जो इवेंट है उसको हमने क्या मान लिया? E1 मान लिया। इसी तरह से सपोज कर लेते हैं कि E2 इज द इवेंट। लेट मी राइट द थिंग्स अ लिटिल बिट अबव। सपोज कर लेते हैं E1 क्या है? E1 इज इवेंट ऑफ मेकिंग गेस। गेस लगाने का इवेंट हमने E1 मान लिया। E2 है इवेंट ऑफ कॉपीइंग द आंसर। आंसर को कॉपी किया गया, आंसर को कॉपी किया गया, इस इवेंट को हमने क्या एज्यूम कर लिया? E2 एज्यूम कर लिया। एंड देन वी हैव E3। E3 इज द इवेंट दैट द स्टूडेंट नोज, कि स्टूडेंट जो है उसे आता है, द स्टूडेंट नोज द आंसर टू द क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन दिया गया है स्टूडेंट को उस क्वेश्चन का आंसर आता है। ये बात हमने अज्यूम कर ली एंड वी हैव अज्यूम दैट दिस इवेंट इज E3। इस इवेंट को मैंने E3 अज्यूम कर लिया, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, गैस लगाने की प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी थी 1/3। द प्रोबेबिलिटी दैट ही कोपिज द आंसर वो भी
1/6। तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 आएगी वो 1 माइनस 1/3 1/6 हो जाएगी, जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको। ठीक है, तो दैट प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल टू 1 माइनस 1/3 माइनस 1/6, दैट इज 6 minus 2 minus 1 which is 3/6, that is 1/2। तो E3 की प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी आ गई? E3 की प्रोबेबिलिटी आ गई 1/2। Now all the three probabilities are available with us. In the statement we have been given that the probability, we have to find the probability that the student knew the answer to the question, कि स्टूडेंट को क्वेश्चन का आंसर आता था, given that he correctly answered it। स्टूडेंट ने आंसर तो करेक्ट ही दिया है, the student has given the correct answer। हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि उसे उस क्वेश्चन का आंसर पता था। तो लेट A is the event that student has given करेक्ट आंसर। ठीक है, हमने मान लिया कि ए ये इवेंट है कि स्टूडेंट ने सही आंसर दिया है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेट अस फर्स्ट फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E1, देन वी शैल कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E2 एंड आफ्टर दैट वी शैल टेक द प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E3। अब जहाँ तक A by E1 की बात है, A by E1 का मतलब है the student has given the correct answer and E1 means by making guess। A by E1 का मतलब क्या हो गया? A by E1 means probability of guessing correct answer। करेक्ट आंसर को गेस करने की प्रोबेबिलिटी। अब करेक्ट आंसर को गेस करने की प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए? आपको ऊपर क्वेश्चन में ये दिया था कि दिस MCQ क्वेश्चन इज हैविंग हाउ मेनी चॉइसेस। इस MCQ क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस हैं और 4 ऑप्शंस में से सिर्फ एक ही ऑप्शन, एक ही आंसर जो है वो सही हो सकता है। क्योंकि 4 ऑप्शंस हैं और 4 ऑप्शंस में से आंसर एक ही करेक्ट हो सकता है। इसका मतलब क्या हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गिविंग करेक्ट आंसर बाय गेस शुड बी इक्वल टू 1/4, क्योंकि 4 ऑप्शन में से सिर्फ एक आंसर ठीक आएगा, तो ये प्रोबेबिलिटी 1/4 होनी चाहिए। नेक्स्ट वी नीड टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E2। A by E2 मीन्स गिविंग करेक्ट आंसर बाय कॉपिंग द आंसर। अब अगर आप अपनी स्टेटमेंट को देखें तो स्टेटमेंट में ये मेंशन है दैट द प्रोबेबिलिटी दैट हिज आंसर इज करेक्ट गिवन दैट ही कॉपीड इट इज 1/8। कॉपी करके सही आंसर दिया, तो करेक्ट आंसर बाय कॉपिंग, कॉपिंग मीन्स चीटिंग करके करेक्ट आंसर दिया। इस बात की प्रोबेबिलिटी 1/8 है और ये 1/8 जो है ये आपके क्वेश्चन में मेंशन है, तो ये प्रोबेबिलिटी जो है ये हो गई 1/8। देन कम्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E3। अब अगर हम A by E3 की बात करें तो A by E3 का मतलब क्या हुआ? द स्टूडेंट हैज़ गिवन द करेक्ट आंसर व्हेन ही न्यू द आंसर टू द क्वेश्चन। A by E3 मीन्स करेक्ट आंसर दिया है और E3 का मतलब है कि उसे आंसर आता था। अगर स्टूडेंट को क्वेश्चन का आंसर आता था, अगर स्टूडेंट को क्वेश्चन का आंसर पता था, तो फिर नेचुरल सी बात है कि वो जो आंसर देगा वो आंसर डेफिनेटली करेक्ट आंसर ही होगा। और क्योंकि वो आंसर करेक्ट आंसर होगा, इसका मतलब A by E3 की प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए? इट मस्ट बी इक्वल टू 1। ये प्रोबेबिलिटी 1 आनी चाहिए। ये श्योर इवेंट बन गया ना कि बच्चे को क्वेश्चन का आंसर आता था, जब आता था तो सही आंसर ही देगा, तो श्योर इवेंट है, श्योर इवेंट है, तो A by E3 की प्रोबेबिलिटी हो गई 1। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है उसमें हमसे क्या पूछा गया है वो डिपेंड करता है। हमें ये देखना है कि हमें प्रोबेबिलिटी किस बात की चाहिए। नाउ द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, जो प्रोबेबिलिटी हमें निकालने के लिए कहा गया है वो ये है द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट न्यू द आंसर गिवन दैट ही करेक्टली आंसर्ड इट। हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि द स्टूडेंट
स्टूडेंट को आंसर आता था, गिवन दैट, क्या गिवन है, ही आंसर्ड इट करेक्टली, उसने जो आंसर दिया वो बिल्कुल सही आंसर दिया, करेक्ट आंसर दिया, तो उसको आंसर आता था, इस बात की प्रोबेबिलिटी चाहिए। मतलब इवेंट ए हुआ ये तो हमें पता है, वी न्यू दैट द स्टूडेंट हैज गिवन द करेक्ट आंसर, प्रोबेबिलिटी इस बात की निकालनी कि उसको आंसर पता था, आंसर पता था वाला इवेंट हमारा था E3, तो वी नीड टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 बाय ए, तो हमें E3 बाय ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब एज पर बेस थ्योरम प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 अपॉन ए क्या होनी चाहिए, व्हाट शुड बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 अपॉन ए, लेट अस राइट दैट। अभी हमारे पास जो वैल्यूज थी वो थी E1 की प्रोबेबिलिटी 1/3, E2 की प्रोबेबिलिटी 1/6 और E3 की प्रोबेबिलिटी हमने कैलकुलेट की थी 1/2। ये वैल्यूज तो हमारे पास पहले से थी, हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 बाय ए। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 बाय ए विल बी PE3 into PA by E3 डिवाइडेड बाय PE1 into PA by E1 प्लस PE2 into PA by E2 प्लस PE3 into PA by E2। तीन इवेंट से हमारे पास इसके नीचे तीन तरह के प्रोडक्ट्स आएंगे, प्रोडक्ट्स का सम आएगा और न्यूमरेटर में सिर्फ E3 से रिलेटेड पेयर को हम लेकर चलेंगे। नाउ जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, तो ये बनता है 1/2 मल्टीप्लाइड बाय ए बाय E3 यानी हाफ, नीचे आ जाएगा 1/3 इंटू 1/4 प्लस 1/6 इंटू 1/8 प्लस 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1। ये सारी वैल्यूज हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी और इन सभी वैल्यूज को पुटअप करने के बाद नाउ वी नीड टू कैलकुलेट द आंसर। तो ऊपर तो हाफ ही आ रहा है, नीचे है 1/12 प्लस 1/48 प्लस 1/2, सो इट इज हाफ डिवाइडेड बाय 48 एलसीएम हो गया, तो 4 प्लस 1 प्लस 24, सो इट इज 1/2 इंटू 48/29 और फिर आफ्टर कैलकुलेशन आवर आंसर कम्स आउट टू बी 24 डिवाइडेड बाय 29। सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 18। इसी पैटर्न पर क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो आप अपने आप सॉल्व कर सकते हैं। नाउ लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 20 एंड 16। दीज टू क्वेश्चंस आर ऑफ सेम टाइप। क्वेश्चन नंबर 16 में जैसा कॉन्सेप्ट है ऑलमोस्ट वैसा ही कॉन्सेप्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 20 में अप्लाई हुआ है। सो आई एम गोइंग टू टेक क्वेश्चन नंबर 16 इंस्टेड ऑफ 20। वहाँ थोड़ा सा प्रोसीजर फिर भी लेंदी है, तो अगर आपको क्वेश्चन नंबर 16 समझ आ जाता है तो क्वेश्चन नंबर 20 जो है ये आप अपने आप कैरी आउट कर सकते हो। सो आई एम गोइंग टू टेक क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 says there is an insurance company which insured 2000 cyclists। एक इंश्योरेंस कंपनी है और वो इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस कर रही है, इट इज इंश्योरिंग पीपल। तो इस इंश्योरेंस कंपनी ने इंश्योर किया साइकिलिस्ट को जिनकी संख्या थी 2000, फिर स्कूटर ड्राइवर को भी इंश्योर किया इन्होंने और स्कूटर ड्राइवर्स कितने थे 4000 स्कूटर ड्राइवर्स एंड देन 6000 मोटर बाइक ड्राइवर्स। देखो इंश्योरेंस जो है वो आजकल बहुत मैंडेटरी सी चीज़ हो गई है। लाइफ रिस्क जो रोड पर रहता है उसको ध्यान में रखते हुए तो बहुत सारे लोग हैं जो इंश्योरेंस के लिए जाते हैं। तो एक इंश्योरेंस कंपनी है और वो इंश्योरेंस कंपनी 2000 साइकिलिस्ट, 4000 स्कूटर ड्राइवर और 6000 मोटर बाइक ड्राइवर्स का इंश्योरेंस करती है। The next statement is the probability of an accident involving cyclist, scooter driver and motorbike driver are 0.01, 0.03 and 0.15 respectively।
एक्सीडेंट की पॉसिबिलिटी दी हुई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी आपको मेंशन करके दी है, और एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी जो आपको मेंशन करके दी, दैट प्रोबेबिलिटी इज 0.01 इन केस ऑफ साइक्लिस्ट मतलब एक साइकिल चलाने वाले का एक्सीडेंट हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है 0.01। एक स्कूटर ड्राइवर की एक्सीडेंट होने की पॉसिबिलिटी है 0.03, और एक मोटर बाइक ड्राइवर के एक्सीडेंट होने की पॉसिबिलिटी को मेंशन किया है 0.15। 0.01 का मतलब 1/100 हो गया, 0.03 का मतलब 3/100 हो गया, और 0.15 का मतलब हो गया 15/100। इसका मतलब क्या हुआ कि 100 साइकिल चलाने वालों में से एक का एक्सीडेंट हो सकता है। इसी तरह से 100 स्कूटर ड्राइवर्स में से 3 का एक्सीडेंट होने की पॉसिबिलिटी रहती है ऑलमोस्ट डेली। और ऐसे ही मोटर बाइक ड्राइवर्स में देखें तो 100 पर्सन्स अगर मोटर बाइक चलाते हैं तो लगभग 15 लोगों का एक्सीडेंट जो है लगभग हर रोज़ होता है। तो ये प्रोबेबिलिटीज़ दे दी कि इनका एक्सीडेंट होगा, इस बात की प्रोबेबिलिटीज़ ये है। द क्वेश्चन इज वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन मीट्स विद एन एक्सीडेंट। एक इंश्योर्ड पर्सन है, इंश्योर्ड पर्सन का मतलब पर्सन का इंश्योरेंस हो रखा है, उस पर्सन का एक्सीडेंट हो जाता है। एक इंश्योर्ड पर्सन है और वो इंश्योर्ड पर्सन जो है उसका एक्सीडेंट हो जाता है। वी हैव टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज अ स्कूटर ड्राइवर। हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जिसका एक्सीडेंट हुआ वो पर्सन एक स्कूटर ड्राइवर है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये दे दिया कि 2000 साइकिल चलाने वालों का, 4000 स्कूटर ड्राइवर्स और 6000 मोटर बाइक ड्राइवर्स का इंश्योरेंस हुआ। अब हमें सिर्फ संख्या दे रखी है, हमें सिर्फ नंबर दिया हुआ है कि कितने कितने लोगों का इंश्योरेंस हुआ। तो अगर हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो कि साइकिलिस्ट कितने हैं, मतलब एक पर्सन साइकिल चलाता है तो कितने परसेंट साइकिल चलाने वालों का इंश्योरेंस हुआ, अगर हमें इस टाइप का कुछ कैलकुलेट करना हो तो हमें सबसे पहले जो है हमें टोटल फिगर चाहिए। तो टोटल फिगर अगर हम देखें तो टोटल फिगर कितनी बनेगी, 6000 + 4000 यानी 10,000, 10,000 और 2 12,000। इसका मतलब इंश्योरेंस टोटल कितने लोगों का हुआ, 12,000 लोगों का इंश्योरेंस हुआ है, जिसमें से 2000 साइकिल चलाते हैं, 4000 स्कूटर ड्राइवर्स हैं और 6000 मोटर बाइक ड्राइवर्स हैं। नाउ लेट अस अज्यूम दैट E1, E2, E3 are the events that the insured person is a cyclist, a scooter driver और आगे दे दिया ए मोटर बाइक ड्राइवर रिस्पेक्टिवली। हमने क्या किया, 3 इवेंट्स अज्यूम कर लिए। 3 इवेंट्स कैसे लिए, मान लो E1 तो इवेंट है कि इंश्योर्ड पर्सन साइकिल चलाता है, E2 इवेंट है कि इंश्योर्ड पर्सन स्कूटर चलाता है, and E3 is the event that insured person is a motor bike driver। अब अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालें E1 की तो क्या प्रोबेबिलिटी आनी चाहिए, अब 12,000 इंश्योर्ड पर्सन्स में साइकिल चलाने वाले 2000 थे, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 होनी चाहिए 2000/12,000 विच इज इक्वल टू 1/6। इसी तरह से अगर मैं E2 की प्रोबेबिलिटी देखूँ तो क्या आएगी, E2 का मतलब है द पर्सन इज अ स्कूटर ड्राइवर। अब 12,000 लोगों में से 4,000 स्कूटर ड्राइवर है, 12,000 पर्सन्स का इंश्योरेंस हुआ, उनमें स्कूटर चलाने वाले 4,000 थे, तो 12,000 में से 4,000 है, इसका मतलब E2 की प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए 4000/12,000 जो कि आ गई 1/3। और लाइक द सेम थिंग व्हाट शुड बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ E3। E3 की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, E3 का मतलब है कि जिसका इंश्योरेंस हुआ वो मोटर बाइक चलाता है, 12,000 लोगों में से 6,000 लोग मोटर बाइक ड्राइवर्स हैं, इसका मतलब E3 की प्रोबेबिलिटी हो गई 6000 / 12,000।
ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी आ गई 6000/12,000 और 6000/12,000 का मतलब क्या हो गया 1/2। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी कि इंश्योर्ड पर्सन मोटर बाइक चलाता है, ये प्रोबेबिलिटी आपके पास 1/2। नाउ लेट अस अज्यूम कि A is the event of insured person I am writing the things a little below ताकि आप लोगों को दिखाई दे। Let A is the event that insured person meets an accident। हम मान लेते हैं कि ये इवेंट है कि जिस पर्सन का इंश्योरेंस हुआ है, जिस पर्सन का इंश्योरेंस हुआ वो पर्सन एक्सीडेंट उसका हो जाता है। तो A/E1 कितना होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 कितनी बनेगी और प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3 कितनी बनेगी। लेट अस कैलकुलेट दिस वन। A क्या इवेंट है कि इंश्योर्ड पर्सन का एक्सीडेंट हुआ। अब इंश्योर्ड पर्सन का एक्सीडेंट हुआ और वो साइकिल चलाता था, ये प्रोबेबिलिटी 0.01 आपको गिवन थी और 0.01 को हमने क्या लिखा था 1/100। तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई 1/100। इंश्योर्ड पर्सन स्कूटर चलाता था, सेकेंड केस में एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी 0.03 क्वेश्चन में गिवन है, तो ये हो गई 3/100। और मोटर बाइक ड्राइवर का एक्सीडेंट होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.15, ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन है, इसलिए ये हो गया 15/100। तो तीन पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास आ गई, A/E1, A/E2, A/E3। ये तीनों प्रोबेबिलिटीज़ हमें क्वेश्चन में गिवन थी। अब आती है बात कि हमें कैलकुलेट क्या करना है। हमें तो कैलकुलेशन इस बात की करनी है कि जिसका एक्सीडेंट हुआ वो स्कूटर ड्राइवर था। सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज व्हाट, प्रोबेबिलिटी इस बात की चाहिए, ये तो ठीक है कि एक्सीडेंट हुआ एक पर्सन का, पर वो पर्सन स्कूटर चलाता था और स्कूटर चलाने से रिलेटेड इवेंट हमने क्या माना था E2 एज्यूम करके चले थे हम। तो वी नीड टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ऑफ E2/A by using Bayes theorem. Now probability of E2/A should be PE2 into P A/E2 divided by PE1 into P A/E1 plus PE2 into P A/E2 plus probability of E3 into probability of A/E3। ठीक है, now just substitute all the values in this formula and get your answer। सारी वैल्यूज़ को उठाकर इसमें रख दीजिए। तो अगर हम सभी वैल्यूज़ को यहाँ पुट करें तो हमारे पास क्या आता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 थी 1/3, 1/3 इंटू A/E2 है 3/100, हाफ इंटू 3/100, ये तो ऊपर आ गया 1/3 अपॉन हाफ। फिर नीचे आएगा 1/6 इंटू 1/100 प्लस 1/3 इंटू 3/100 प्लस 1/2 इंटू 15/100। ठीक है, आप एलसीएम लो और फाइनली यू कैन कैलकुलेट व्हाटएवर हैज बीन आस्क्ड टू यू। तो एलसीएम लेकर आप अपना कैलकुलेशन जो है उसे कंप्लीट कर सकते हैं। हेंस द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी शुड बी, क्या आनी चाहिए रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, ये आ जाएगी, ऊपर तो आया 1/100। अब जब डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो बेशक कर लो कैंसलेशन, 1/100 तो ये आया, नीचे बन रहा है 1/600, 1/6 इंटू 1/100 प्लस 1/100 प्लस 15/200। ठीक है, ये क्वांटिटी आपके पास यहाँ पर है। The quantity that you are having is 1/100 divided by 1/600 plus 1/100 plus 15/200। Now just make the final calculations and get the answer। तो फाइनली हमारे पास आएगा 1/600 तो ऊपर है, नीचे अगर मैं 600 एलसीएम लेती हूँ तो मेरे पास आता है 1 प्लस 6 प्लस 15 45
5, तो ये हो गया 1/100 इंटू 600 अपॉन 52, और 600/52 का मतलब 6/52, विच मीन्स द आंसर इज 3/26. So this is the answer to the question number 16. अब जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 16 किया, बिल्कुल इसी पैटर्न पर आप क्वेश्चन नंबर 20 को अटेम्प्ट कर सकते हैं. बहुत इजी है, आराम से इन क्वेश्चंस को कीजिएगा. सो फॉर टुडे योर होमवर्क इज क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21, देन क्वेश्चन नंबर 22 एंड 23. तो आपको क्वेश्चन नंबर 23 तक सॉल्व करना है. दिस इज़ योर टुडेज होमवर्क. थैंक यू वेरी मच.